हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना क्लास 10th इंग्लिश का भाई ये चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। और ना ग्लिम्स ऑफ इंडिया जैसे कि इसके ना नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे मतलब थोड़े अलग अलग किस्से इंडिया के बारे में हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला किस्सा है हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पता है, जैसे पोर्टुगल है ना, यूरोप का जो पोर्टुगल है वो एक ऐसा देश है जिसने मोस्टली पूरी दुनिया पे राज किया है, मतलब दुनिया के हर पार्ट पे राज किया हुआ वो ऐसा देश है। तो ऑब्वियसली इंडिया तो कहाँ से छुटेगा पोर्टुगल से, तो पोर्टुगल भी आए थे इंडिया में और वहां पे राज करने लग गए थे। ठीक है, तो स्पेशली गोवा की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब पोर्टुगीज जो है ना वो गोवा पे रूल कर रहे थे तो ऑब्वियसली उनका जो कल्चर था, उनकी जो हेरिटेज थी वो इंडिया में भी देखी जाएगी या फिर गोवा स्पेशली गोवा में भी देखी जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी अंग्रेज वगैरह होते थे या फिर जितने भी बाहर के देश होते हैं, हमारे इंडिया में तो जनरली रोटी या फिर दाल राइस वगैरह बनते हैं, है ना। लेकिन वहां पे बाहर के देशों में लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। कोई इतनी लंबी लंबी ब्रेड खाता है, कोई गोल गोल वाली ब्रेड खाता है। देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। ठीक है, तो वो लोग ब्रेड खानी पसंद करते हैं। तो पोर्टुगल आए गोवा में तो गोवा में भी ब्रेड का जो कल्चर है वो चलने लग गया था। ठीक है, सो यहाँ पर गोवा में ब्रेड्स वगैरह कल्चर चलने लग गया था बिकॉज ऑफ पोर्टुगीज। और जो नरेटर है ना, नरेटर्स अब अपने बड़ों को ये बात कहते हुए सुनते हैं कि अरे यार वो भी कितने अच्छे दिन थे ना, वहां पे तब ब्रेड्स मिला करती, हम ब्रेड्स खाया करते सुबह सुबह चाय के साथ, ऐसे ऐसे करके वो बात करते थे नरेटर के बड़े। और नरेटर जो है वो बड़े ध्यान से उनकी बात सुना करते। ठीक है, सो वो बताते थे कि ब्रेड्स जो है वो बिका करती जब पोर्टुगीज जो है वो गोवा के ऊपर रूल करा करते। ठीक है, वो पास्ट की बातों के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही पोर्टुगीज ने गोवा को छोड़ा, लेकिन ब्रेड का जो कल्चर था वो अभी भी गोवा में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो बेकर्स थे जो ब्रेड को बनाया करते वो अभी भी हैं, आज की डेट में भी हैं। ठीक है, तो क्या होता था, मतलब पहले वाले ओरिजिनल बेकर्स तो कहाँ से आएंगे, लेकिन उनके बेटों ने ये बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन बेकर्स अभी भी मिलते हैं गोवा में। ठीक है, तो उनको हम पार्टेयर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि तुमने नान बनते हुए देखे होंगे, वो क्या करते हैं ऐसे बेल के नान को और वो फर्नेस भट्ठों में ऐसे चिपका नहीं देते, वैसे ही था। ब्रेड भी वैसे ही बनती थी, मतलब कि वो ऐसे बेक करने के लिए उसको फर्नेस में रख दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो देखो फर्नेस में, फिर वो ऐसे फूल जाया करती थी। तो क्या होता था, फिर फूल जाने के बाद ऐसे ऐसे वो बिका करती। तो क्या होता था, उसको ब्रेड को बेचने वाले अंकल आते थे, भैया आते थे, डेली की डेली सुबह भी आते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, वो जो भैया होते थे ना ब्रेड बेचने वाले, उनके हाथ में एक बैम्बू स्टिक हुई थी, टक 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 की आवाज वो सुनाते थे। और इससे क्या होता था, सभी बच्चे और सभी मोहल्ले वालों को, गांव वालों को पता चल जाता था कि अब ब्रेड वाला आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड टाइम की बात होती है। तो नरेटर जो है वो बेकर को याद करते कि अरे वो वाला जो बेकर है ना वो मेरा अभी भी फ्रेंड है। तो ऐसे से याद करते हैं, जब मैं छोटा था तब भी वो थे और आज भी वो है ना। तो बेकर जो है ना वो 2 बार आता था एक दिन में। एक बार तो सुबह सुबह आता था जब उसकी टोकरी पूरी भरी रहा करती ब्रेड से, और एक बार तब आता था जब वो जब उसे रिटर्न में जाना होता था तब उसकी बास्केट पूरी खाली रहती थी। तो 2 बार होता था उसका एक दिन में आना जाना। ठीक है, और क्या होता था, वो सारी की सारी अपनी ब्रेड लोव्स बेच देता था। ओके, यहाँ पर अब कैसे वो आता था, उसके एक हाथ में तो बैम्बू स्टिक थी। ठीक है, और दूसरे हाथ ऐसे उसके सर पे लगा रहता था क्योंकि उसके सर के ऊपर टोकरी थी और उस टोकरी के अंदर ब्रेड थी। ब्रेड 2 टाइप की लाया करता वो, एक तो ऐसे लंबी लंबी वाली ब्रेड ऐसे ऐसे वाली, और एक ऐसे गोल वाली। मैंने ऊपर ड्राइंग भी बनाई हुई है देखो, ये ऐसे गोल वाली। ठीक है, ये गोल वाली ब्रेड लाता था या फिर लंबी लंबी ब्रेड लाता था। ओके, सो जो गोल वाली ब्रेड होती थी ना उसको हम कैनकॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैम्बू स्टिक की एक अलग सी साउंड बजा के आता था पूरी गली में, उसको पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि ब्रेड वाले भैया आ चुके हैं और अब हमारा ब्रेड खरीदने का टाइम भी हो चुका है। ओके, तो बच्चे जो है वो ज्यादातर ब्रेड बैंगल्स जिसको हम कैनकन बोलते हैं उनको ज्यादा पसंद थी, और बड़ों के लिए लंबी लंबी ब्रेड लोव्स लेके आते थे वो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रखा है। और जनरली ब्रेड कौन लेती थी, जैसे कि कोई मेड सर्वेंट है किसी के घर में काम कर रही है तो वो सुबह सुबह ब्रेड ले लिया करती थी। ओके, तो बेकर जो है वो म्यूजिकल एंट्री में आया करता था। म्यूजिकल एंट्री मतलब टक 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 बैम्बू की साउंड से। ठीक है, और एक हाथ तो उसको सर पे रहता था बास्केट को पकड़ने के लिए और एक हाथ में उसका डंडा रहता था। ठीक है, फिर क्या होता है, वो घर घर जाता है, दीदी नमस्ते, दीदी जी नमस्ते, ब्रेड ले लो, ऐसे ऐसे करके वो ग्रीट करता है सारी लेडीज को, और सारे ब्रेड लोज उसको उन सबको पकड़ा देता है। बच्चे भी ऐसे मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे ब्रेड लेने के लिए, मतलब जैसे सो रहे हैं
अचानक से बैम्बू की आवाज सुनी, मतलब कि ब्रेड वाले भैया की उसकी आवाज सुनी और फटाफट से उठ जाते थे और फटाफट गेट पे आ जाते थे कि हम भी ब्रेड लेंगे, हम भी ब्रेड ले लेंगे। तो पेरेंट्स क्या करते थे, अपने बच्चों को डरा देते थे, मतलब थोड़ा सा डांट देते थे कि चलो चलो पीछे हटो, हम ले रहे ना ब्रेड, हम ले रहे ना ब्रेड, तो तुम पीछे चलो। लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं मानते थे, या तो थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेके या फिर दीवारों पे चढ़ के फटाफट उसकी बास्केट में से झांक लिया करते थे कि कौन सी ब्रेड है, हमें कौन सी ब्रेड चाहिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो बड़ों को, सॉरी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता था ब्रेड को छांटने में और उनको खाने में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर क्या होता है, दे, अच्छा, बच्चे जो है ना वो इतने ज्यादा शौकीन थे ब्रेड खाने के, तो वो सोचते भी नहीं थे कि हमारे दांतों पे ब्रश हो रखी है या नहीं, वो बिना ब्रश के ही खाना पसंद करते थे उनको। ठीक है, तो क्या करते थे, जैसे पेरेंट्स कहते थे कि पहले ब्रश करो उसके बाद तुम्हें ब्रेड खानी है, तो वो सोचते थे अरे यार कौन मैंगो के पेड़ पे जाएगा, मतलब आम के पेड़ पे जाएगा, उसके पत्ते तोड़ेगा फिर ब्रश करेगा। इससे बढ़िया तो जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तभी हमारे दांत वगैरह साफ हो जाएंगे, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ब्रश करने की। ठीक है, और वो सोचते थे कि जब एक इतना बढ़िया सा जानवर जिसका नाम टाइगर है वो भी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता और ऐसे ही सब कुछ खा जाता है, तो हमें क्या जरूरत है अपने दांतों को ब्रश करने की। तो इसलिए बच्चे कुछ कुछ ऐसे सोचते थे। ठीक है, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर। ब्रेड जो है वो आज भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के कल्चर की। ठीक है, और ये ना हर ओकेजन पे आजकल इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे कि मान लो गोवा में किसी की शादी हो रही है तो स्वीट वाली, मतलब मीठी ब्रेड दे दी। ठीक है, सैंडविच में डल गई, एंगेजमेंट पार्टी केक, कोकोनट कुकीज, और क्रिसमस और दूसरी ओकेजन पे भी ब्रेड वगैरह ही देते हैं। ठीक है, और हर जगह हर एक गांव में एक बेकर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकर होना ही होना चाहिए गोवा में। अच्छा, बेकर्स जो थे ना एक अलग सी ड्रेस पहन के आया करते पहले, मतलब एक लंबी सी, घुटनों से लंबी एक फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहन के आते थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कबाई। मेरी इस पे मत जाना, मैंने तो ऐसी ही बना दी, बट कबाई एक लंबी सी ड्रेस होती है। ठीक है, लेकिन जब नरेटर छोटे थे तो उस टाइम पे कैसे बेकर्स थे, वो ना पैंट शर्ट पहनने लग गए थे, थोड़ी छोटी लेंथ की। ठीक है, और उसके बाद वो उसी, मतलब उनकी आइडेंटिटी की एक बेकर है तो उसी से पता चल जाती थी कि वो जो पैंट शर्ट पहनते थे। अगर मान लो आज भी कोई वहां पर कोई ट्राउजर पजामा सा पहन ले उसी लेंथ का जिस लेंथ में पहले जब नरेटर छोटे थे तब बेकर्स पहनते थे, तब उस इंसान को, अगर कोई इंसान पजामा पहन ले उन्हीं की लेंथ का, तो उस इंसान को एक बेकर से या फिर एक पैडेड से कंपेयर कर देंगे कि ये तो बिल्कुल बेकर लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, सो नाउ द बेकर हैड द वे ऑफ मोस्टली, हाँ, तो बेकर क्या करता था, डेली सुबह सुबह आके फटाफट ब्रेड बेच देता था हर एक घर में, और वो ना अपने एक मंथली रिकॉर्ड बना के रखता था कि इस घर में इतने ब्रेड गए, इसके इतने पैसे हो गए, ऐसे पूरा महीने में अपना बिल बना के वॉल पे लगा लेता था। और जैसे एक मंथ पूरा होता था तो क्या करते थे, मतलब कि वो क्या करते थे, लास्ट में हर घर पे जाके पैसे इकट्ठा कर लेते थे। बेकिंग जो है ना एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम का, और जो बेकर की फैमिली थी, वर्कर्स थे, वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहा करते, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा आ रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल काम चल रहा है, और वो बड़े मजे में रहते थे, जॉयस रहते थे। और जो बेकर्स होते थे ना वो बहुत मोटे मोटे होते थे, ऐसे, ऑब्वियसली बेकर है तो खाते भी तो होंगे, तो इतने मोटे मोटे होते थे। और इसका यही प्रूफ है कि भाई वो भी बहुत खाते थे, है ना, और ये भी प्रूफ है कि भाई वो अमीर होते तो ऑब्वियसली मोटे तो होंगे। सो इसलिए इवन टू दिस डे समवन, अगर आज भी किसी की बहुत अच्छी बॉडी होती है ना, बड़ी हट्टी कट्टी ताजा सी, तो उसको भी आजकल बेकर से रेफर कर देते कि पक्का बेकर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा वो खत्म होता है, और अब अगली पार्ट में मैं आपको कॉर की स्टोरी बताने वाली हूँ। ठीक है, सो ये वाला अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर आपको मुझसे कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, अपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर पार्ट 2 कॉर्ग। ठीक है, बड़ी ही ना सुंदर सी जगह है, मतलब इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ना ये मैंगलोर मैसूर के बीच में है, और ऐसा लगता है कि जैसे ना गॉड जो है जहां पर रहते हैं ना उसका एक छोटा सा पार्ट धरती पर आ गया, मतलब इतना सुंदर बताया गया, एकदम स्वर्ग से भी सुंदर। ठीक है, तो तुम्हारे जाने का मन करेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर नरेटर ने बताया हुआ है कि अगर तुम्हारा कॉर्ग में जाने का मन करे ना तो सितंबर से लेकर मार्च के बीच में तुम इसमें आ सकते हो। ठीक है, सो कॉर्ग एक इतनी ज्यादा सुंदर जगह है जो कि बिल्कुल ही स्वर्ग जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे जहाँ गॉड रहते थे वहां से कुछ हिस्सा धरती पर भी आ गया है, और मैसूर और मैंगलोर के बीच में यहाँ पर
पर ना छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, ऐसे, और थोड़ी अनइक्वल लेंथ की, कोई इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, ऐसे ऐसे अनइक्वल लेंथ की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पहाड़ियां हैं। यहाँ की जो मेन है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, बहादुर है और योद्धा टाइप के, और वुमेन बहुत ज्यादा सुंदर है कॉर्क की, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जंगली हाथी, लंगूर वगैरह, स्क्विरल्स वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हम कोडागू भी बोल देते हैं कॉर्क को, है ना। और ये कर्नाटका की छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है ज्यादातर। 30% जो एरिया है कॉर्क का, वहां पर ना ऐसे एवरग्रीन वाले ट्रीज है। एवरग्रीन वाले ट्रीज ऐसे होते हैं जो पूरे साल ना मतलब हरे भरे रहते हैं, बारिश वगैरह आती है बढ़िया, और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है, प्लीजेंट सा रहता है। और जनरली पूरे साल बारिश रहती है यहाँ पे। अगर आपका मन करे तो सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आप घूम सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा माना गया है ये वाला जो टाइम स्पेन होता है। और इसकी मतलब इस टाइम स्पैन के बीच में काफी ज्यादा बारिश भी आप देख सकते हो, तो उससे क्या होता है मौसम और ज्यादा सुहाना हो जाता है यहाँ का। यहाँ की जो हवा है ना उसमें कॉफी की खुशबू जो है वो लहराती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉफी प्लांटेशंस होती है वर्ल्ड की, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो जो कॉर्क के लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जो पूर्वज वगैरह थे ना वो ग्रीक होंगे या फिर अरेबिक बैकग्राउंड के होंगे, और ये लोग बहुत ज्यादा फ्यूरियस है, मतलब काफी ज्यादा तेज है काम करने में, ठीक है। ऐसा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो इनका ड्रेसिंग सेंस है ना वो बिल्कुल अरेबिक लोगों जैसा है या फिर ग्रीक लोगों जैसा है। ये ऐसा लंबा सा ब्लैक कलर का कुर्ता टाइप का पहनते हैं, कोट टाइप का पहनते हैं, और एक वेस्ट बेल्ट होती है इनकी कमर के ऊपर, जो बेल्ट बनी रहती है ना वो होती है इनकी, जिसको हम कुपिया बोलते हैं, ठीक है। कुपिया जो है बिल्कुल कुफिया जैसे अरब और कुर्ड्स पहनते हैं, ठीक है। सो एक लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रीक और अरब जो लोग हैं वो यहाँ पर आए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। ऐसा ना अफवाह है, र्यूमर है एक टाइप की, कि जब बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना वो यहाँ पर रुक गई थी कॉर्ग में, ठीक है। तो वहां पे वो अलेक्जेंडर की आर्मी वापस से अपने घर नहीं जा पाई थी कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। और वो समुद्री यात्रा करके आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हम जा नहीं सकते जहां से हम बिलोंग करते, तो हम यहाँ पे घुल मिल जाते हैं कॉर्ग के वासियों के साथ, ठीक है। तो जितने भी कॉर्ग के लोग थे उनकी, और अलेक्जेंडर की आर्मीज के जितने भी लोग थे उन सबकी आपस में शादी हो गई, दोनों के कल्चर्स थोड़े मिक्स हो गए, ठीक है। कि कॉर्ग के भी अलग, कॉर्ग के लोगों के भी कल्चर्स मिल गए और अलेक्जेंडर की आर्मी के जो कल्चर्स थे वो भी मिक्स हो गए। तो इससे क्या होता था, जैसे कि अरेबिक वगैरह लोग जो लंबे लंबे कुर्ते टाइप के पहनते हैं, तो वो लोग भी ऐसे लंबे लंबे कुर्ते पहनने लग गए। और उनका जो रिलीजन है, कल्चर वगैरह है, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हिंदू अलग से मानते हैं अपने कल्चर को, वैसे ही वो लोग भी अपने कल्चर को अलग मानते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, सबका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और बहुत ज्यादा दिल के नर्म लोग हैं यहाँ के, ठीक है। यहाँ के लोग ना अपनी अपनी पुरानी स्टोरी पूर्वजों के बारे में बता के दूसरों को एंटरटेन करते रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग हैं, काम में तेज वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बहादुर है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि कॉर्ग के जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्हीं को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए। जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी का वो भी जनरल कैरियप्पा था, जो कि कॉर्ग से बिलोंग करते हैं। सिर्फ कॉर्ग के लोगों को ही परमिशन है कि उन्हें ऐसे लाइसेंस नहीं लेना पड़ता कोई गन रखने के लिए या फिर कोई फायर आर्म्स रखने के लिए। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं इंडिया में, अगर उनको कभी गन वगैरह रखनी हो अपने आसपास में, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ कॉर्ग के लोगों को ऐसा लेना नहीं पड़ता। सो इससे क्या पता चलता है कि कॉर्ग के लोगों पे हम बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और हिल्स हैं कॉर्ग के, वो जनरली पानी प्रोवाइड करते हैं रिवर कावेरी को, और ये साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा अच्छी और बड़ी सी रिवर है, मेजर रिवर है। एक यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश भी पाई जाती है जिसका नाम महासीर है, और वो कावेरी के रिवर्स में पाई जाती है, और उसको बर्ड वगैरह खाने की सोचती है वो महासीर मछली को, ठीक है। स्क्विरल्स और लंगूर वगैरह यहाँ पर खेलते रहते हैं पानी में, और लंगूर क्या करते हैं, आधे आधे ऐसे फल खा के और बाकी आधे डाल देते हैं पानी के अंदर। और जो हाथी होते हैं वो भी कावेरी रिवर में नहाना पसंद करते हैं, ठीक है। जो टूरिस्ट है जो कि कॉर्ग में आते हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि भाई इतना सुंदर है, आसपास के इतने बड़े नजारे हैं, नेचुरल ब्यूटी है ना,
तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वो अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं स्पोर्ट्स की, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, वो चप्पू चलाने वाला थोड़ा, और रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है। और हिल्स पे ना अलग अलग रास्ते भी बने हुए हैं पहाड़ियों पे, ठीक है। और वहां पर लोग क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट वगैरह ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो उन्हें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं रास्ते में, बहुत सारे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज उनके आसपास ऐसे उड़ती रहती है, उन्हें बहुत बड़ा अच्छा लगता है नेचर के बीच में। स्क्विरल्स और लंगूस भी जैसे पेड़ों पे तो रहते हैं, तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं कि कौन नया मेहमान आया हमारे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और जितने भी जंगली हाथी होते हैं वो भी आपको कॉर्ग में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली कल मैं एक रील देख रही थी, उसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी, वो सो रही थी बेड के ऊपर, और ना कहीं पर होगा ऐसे ही कॉर्ग जैसा ही इलाका, और वहां पे भी हाथी थे, बहुत ज्यादा हाथी है, जैसे कि थाईलैंड वगैरह में भी। तो जनरली ये हाथी क्या करते हैं, आके विंडो में से अपनी सूंड उसको ऐसे से लगा रहा था, तो ऐसे वहाँ के हाथी भी बड़े वेलकमिंग से होते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते क्या होता है। कॉर्ग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, और अगर आपको पूरी कॉर्ग देखनी है ना कि पूरा कॉर्ग कैसा दिखता है, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ना पड़ेगा एक स्कैनेटिक व्यू लेने के लिए, ठीक है। कॉर्ग जो है उसमें दो आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि एक निसर्ग धामा और एक बायलाकुप्पे, ठीक है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों आइलैंड पे ना टिबेटन के लोग भी रहते थे, ठीक है। मॉन्क्स जो है यहाँ के, जैसे आपने नेपाल में देखे होंगे मॉन्क्स, ठीक है, वो रेड, ऑरेंज, येलो कलर के गारमेंट्स पहनते हैं। और यहाँ पर जो कॉर्ग के लोग हैं वो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल उनका बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है ट्रैवलर्स के लिए। मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं कि वो जो जैसे जैसे वो काम करते हैं, जैसे जैसे वो रहते हैं, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप का कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉर्ग में। तो इसलिए ये जो कॉर्ग है वो इंडिया का हार्ट एंड सोल है। तो ये काफी प्यारा सा, छोटा सा, अच्छा सा चैप्टर था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। पार्ट 3 की तरफ गई आज फाइनली हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। दो दोस्त होते हैं, राजवीर और प्रांजल, क्या करते हैं, असम की साइड जा रहे होते हैं। प्रांजल का तो घर ही असम में है, ठीक है, और राजवीर ने ना बहुत रिसर्च वगैरह कर रखी होती है चाय के ऊपर। तो बड़ी ही दिलचस्प और ट्रैवल वाली स्टोरी है, तो इसमें हम वो देखेंगे, ठीक है। और मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, ये जो ताजा होले मैंने यहाँ पे लिखा है चाय के बारे में, तो ये किस ब्रांड का था, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम हमारा चैप्टर, और जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। फुल डिटेल में समझाऊंगी, और वीडियो को फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां पे से आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से फॉलो करके डीएम कर लेना, ठीक है, रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन की बात होती है। तो राजवीर और प्रांजल से एक चाय वाले भैया पूछते हैं, चाय ले लो जी, गरम गरम है। तो कहते हैं कि ठीक है, दे दो 2 कप, क्योंकि पूरा जो कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का वो भी चाय पी रहा होता है। तो उन्होंने भी सोचा, दोनों दोस्तों ने, कि चलो ठीक है हम दोनों भी पी लेते हैं कि कप चाय। सो इसलिए अब मैंने आपको तो बताया ही था कि प्रांजल जो है वो ये बात बताता है कि ऑलमोस्ट 81 करोड़ जो है चाय के कप डेली पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, और इतने ज्यादा फैन है लोगों के, ठीक है। तो राजवीर जो है वो इस फैक्ट से सरप्राइज हो जाता है, 81 करोड़ पूरे वर्ष, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, तो काफी ज्यादा है, ठीक है। सो राजवीर जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा चाय के बारे में सोचता रहता है कि चाय, मतलब वो चाय के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करता रहता है, कैसे, कहाँ से, कब आई थी, कब किसने पी थी, कौन से देश में थी, इस तरीके से, ठीक है। सो इंडीड टी इज अ वेरी पॉपुलर बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, की मतलब चाय जो थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस ड्रिंक थी, है, और रहेगी भी, ठीक है। फिर क्या होता है, एज सुन एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग, जैसे ही ट्रेन चलती है तो प्रांजल जो है वो तो अपनी डिटेक्टिव वाली बुक पढ़ने में लगा रहता है, लेकिन राजवीर जो है वो साइड जितने भी बाहर के नज़ारे होते हैं वो देखने में बड़ा मग्न हो जाता है, क्योंकि प्रांजल का तो घर ही असम में था, तो उसको, वो तो बचपन से ये सब चीजें देखता आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। लेकिन राजवीर ने तो पहली बार देखा इतनी ज्यादा हरियाली वगैरह, टी की प्लांटेशन हो रखी थी, तो उसे देखने में बड़ा मजा सा आ रहा है कि यार कितना सुंदर सा नजारा है, इस तरीके से, ठीक है।
सो बोथ द फ्रेंड्स वर ह्यूज फैंस ऑफ डिटेक्टिव बुक्स। लेकिन राजवीर जो है बाहर का जो हरियाली वगैरह है वो देखता है, और राजवीर ने ऐसी चीज पहले कभी देखी ही नहीं थी। उसने ग्रीन पैडी फील्ड्स देखे, उसने टी प्लांटेशन देखी कि कैसे कैसे चाय की बुशेस वगैरह लगी हुई हैं, और साथ ही साथ टी बुशेस ऐसी लग रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल ही चाय का समंदर है, ऐसा लग रहा था, सारी जगह टी ही टी। ठीक है, और बहुत सारे दूर देखने पे ऐसे बड़े बड़े घने घने जंगल भी दिख रखे थे। ठीक है, टी प्लांटेशंस के बीच में कभी लंबे पेड़ आ रहे थे, कभी बहुत मजबूत पेड़ आ रहे थे, कभी छोटे पेड़ भी आ रहे थे, और बहुत अमेजिंग सा व्यू लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था। मैंने भी वो अमेजिंग व्यू बनाने का ट्राई किया है। ओके, एज द ट्रेन वॉज मूविंग, जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी तो राजवीर ने फिर एक बड़ी गंदी सी बिल्डिंग देखी और उसके अंदर से स्मोक आ रहा था। ठीक है, और फिर बाद में वो कहता है इट्स अ टी गार्डन। राजवीर जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन प्रांजल को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्या करूंगा देख के, मैं तो अपनी डिटेक्टिव बुक ही पढ़ लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो प्रांजल जो है वो उसको बताता है कि हम ना असम में आ चुके हैं, और इसको हम टी कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन हमारे असम में ही होती है, तो हम असम में घुस चुके हैं। ठीक है, तो टी कंट्री विजिट करने से पहले राजवीर ने बहुत पढ़ा हुआ था चाय के बारे में। ठीक है, कि कैसे डिस्कवर हुई थी, तो बहुत सारी थ्योरीज है कि चाय कहाँ कहाँ से आई थी। तो सबसे पहली थ्योरी तो यही थी कि एक चाइनीज राजा था, उसकी एक आदत थी कि वो ना हमेशा जब भी पानी पीता था तो उसको उबाल के पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही अपना पानी उबाल रहा था और उसके ऊपर एक पेड़ था, तो उस पेड़ से कुछ पत्तियां जो है उसके उबलते हुए पानी में गिर गई, और फिर उसने उसी पानी को पी लिया जिसमें वो पत्तियां गिरी हुई थी। और वो किसकी पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी, और वो सब बहुत ज्यादा स्वाद लगी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वहीं से चाय का जो है वो शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रांजल पूछता है, तो प्रांजल दोबारा पूछता है कि और क्या थ्योरीज हैं, तो राजवीर बोलता है कि एक और स्टोरी है इंडियन लेजेंड की जिसका नाम है बोधि धर्मा। तो वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिज्म को मानते थे, और एक मॉन्क थे, और उन्होंने ना अपनी आईलिड्स काट ली थी। ये जो है ना आईलिड्स, ये चीज ये उन्होंने अपनी काट ली थी। क्यों? क्योंकि वो जब मेडिटेट करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती थी, और ऐसा बोला जाता था कि जैसे उन्होंने अपनी आईलिड काट ली ना, तो उसके अंदर से चाय की पत्तियां निकलने लग गई। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बात थी। तो उसके बाद क्या होता था, इवेंचुअली टी प्लांट्स, उनकी आईलिड्स में से टी प्लांट्स जो है वो उगने लग गए, और उन प्लांट्स को अगर आप खाओगे तो उससे क्या होगा, चाय मतलब उस चाय को अगर आप पियोगे या फिर उन पत्तों को खाओगे तो फिर आपको नींद से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे से वो दूसरी थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर तीसरी बार भी राजवीर बताता है कुछ फैक्ट्स टी के बारे में, कि चाय जो है वो ऐसा माना जाता है कि 2700 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में आई थी, और सबसे पहले ये चाइना में ही पी गई थी। तो इसलिए चाय को हम आज चाय बोलते हैं, या फिर चीनी वगैरह ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं चाय के रिलेटेड में, क्योंकि ये चाइना में सबसे ज्यादा पहले कंज्यूम की गई थी। ठीक है, सो टी जो है वो बाद में 16th सेंचुरी में यूरोप में भी आ गई थी, और इसके अंदर काफी ज्यादा फायदे हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, तो ये काफी अच्छी मानी जाती है एक हद तक। ओके, फिर क्या होता है, जो ट्रेन है वो रुक जाती है, दोनों बॉयज जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपना सामान वगैरह उठाते हैं और ट्रेन से निकल जाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को ढूंढते हैं, और वहां पे प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो आते हैं दोनों के दोनों दोस्तों को लेने के लिए। 1 घंटे के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, डेकियाबारी। ये जो है प्रांजल का टी गार्डन है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कैटल ब्रिज को पार करते हैं, एंड उसके बाद उनका जो टी गार्डन है ना, जैसे मैंने आपको उसका नाम बताया डेकियाबारी, वो बहुत ज्यादा लंबे से लैंड के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, सारी बुशेस जो है उसको कट किया होता है, सेम सेम सी हाइट होती है, और उनकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है। ऑब्वियसली उसमें से पत्ते निकालने हैं चाय के। ठीक है, और पूरे फील्ड में जो उनका खेत होता है चाय का, उसमें से सारे के सारे टी प्लकर्स लगे हुए हैं। ऐसे उनके कंधे पे तो वो बड़ी सी बास्केट होती है, बास्केट यानी कि टोकरी होती है, बैम्बू की बनी होती है। ठीक है, देखा लिखा है ना यहाँ पे बैम्बू बास्केट्स। तो ऐसे से वो आपने देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस में, वो ऐसे से तोड़ते हैं ना चाय के पत्ते, तो ऐसे वो तोड़ रहे थे पूरे उनके फील्ड में। ठीक है, और फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स थे। फिर क्या होता है, फील्ड में प्रांजल के जो पापा होते हैं वो उन्हें ट्रैक्टर भी दिखाते हैं, और उस पूरे ट्रैक्टर में चाय की जो पत्तियां है वो लोड वगैरह होती है। ठीक है, इसको देखने से राजवीर जो है वो फिर अपनी नॉलेज को फ्लॉन्ट करता है। ये मेंशन करता है कि मई से लेकर जुलाई तक जो टाइम पीरियड होता है,
चाय की पत्तियों का वो काफी अच्छा होता है, काफी प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है इसमें और काफी अच्छी चाय के पत्ते उगते हैं। तो प्रांजल के फादर्स, प्रांजल का जो पापा होता है वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि अरे इस बच्चे को तो काफी कुछ पता है चाय के बारे में। तो उससे और पूछते रहते हैं कि अच्छा बेटा ये बता, अच्छा बेटा वो बता, ऐसे ही। ठीक है, तो प्रांजल को भी राजवीर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि भाई मेरे को भी बता अब तो तू चाय के बारे में। ऐसे ऐसे वो चाय के बारे में ऐसे ऐसे सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और डीएम कर देना। ठीक है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया के जो तीनों पार्ट थे वो खत्म होते हैं, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।